आपका बहुत बहुत स्वागत है द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। I'm also very thankful for being on the show, and let's see what we can talk about. Surely, sir. Sir, I want to tell you कि हम लोग की जो शो की टैग लाइन है, it is about unfolding the passion journey. According to you, what is passion, sir? What is passion? Yeah. Okay. So, according to me, passion is what you feel from inside you, not what the world tells you, not what your parents tell you, not what your friends tell you. जो अंदर की जो बात होती है, जी. जो जुनून, अपना जुनून होता है, that's called passion. और पैशन कुछ भी हो सकता है, मतलब it can be arts, it can be sports, it can be मतलब अपना जो प्रोफेशन है, एक्टिंग का प्रोफेशन है, it can be absolutely anything in the world. वो जो पैशन है, वो जो अंदर की जो बात है, it has to match लाइफ. मतलब आप अगर ये कहना चाहते हो कि मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक और मैं स्टंट्स करना चाहता हूँ साइकिलिंग के साथ, उसके बाद आप क्या करोगे? आप पैसे कैसे कमाओगे? आप जिंदगी कैसे गुजारोगे? इस देश में साइकिलिंग स्टंट्स का तो कोई मतलब स्वभाव है ही नहीं. सो यूरोप होता, अमेरिका होता तो आई कैन अंडरस्टैंड. तो आपका जो पैशन है वो साथ साथ जिंदगी के साथ भी चलना चाहिए. सो इफ यू आर गोइंग इनटू आर्ट्स और आपको ऐसा लगता है कि आपका हाथ बहुत ही अच्छा है, आखिर में आप बेचना शुरू करोगे, आप पैसे बनाओगे, जिंदगी गुजारोगे, आपको कल शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, पैसे कहाँ से आएंगे? विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव. तो साथ साथ में ये भी सोचना चाहिए कि पैशन तो है, लेकिन इस पैशन के साथ मैं क्या कर सकता हूँ. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. अब जब शुरुआत होती है, बहुत बचपन से होती है एक्चुअली, लेकिन हम ये सोचते नहीं है. हम जब बड़े हो जाते हैं तो हाँ, हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज मुझे ये अच्छा लगता है. एक्चुअली आप जब पैदा हुए थे तभी आपके अंदर ये था. तो समझ लो कि हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं. अब जैसे मेरी मम्मी ने, मैं 6 साल का था और मेरी माँ ने एक ड्रेस पहना लिया और बोला कि जाओ स्टेज पे और एक्टिंग करो. तो स्कूल, हाँ, तो स्कूल में थोड़ी सी रिहर्सल की और वो प्ले कर दिया हमने. अब ये समझ में आया कि थोड़ा सा जुनून है, लेकिन इसको आगे भी बढ़ाना है. और एक तो एक स्टेज फ्राइट जैसी चीज होती है, क्योंकि स्टेज पे आपको एक ही मौका मिलता है. तो वो करते 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 आहिस्ते हम स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर एसएससी तक हमने थिएटर किया, कॉलेज में भी थिएटर किया. उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आपकी जिंदगी के साथ पैशन चलनी चाहिए, तो काम करने का टाइम आ गया, पैसे कमाने का टाइम आ गया. उस टाइम थिएटर में आपको 10 रुपए भी नहीं मिल सकते थे, यू नो, टू पास योर लाइफ एंड योर एक्सपेंसेस. तो मैं चला गया ट्रैवल ट्रेड प्रोफेशन में. बहुत काम किया है उसमें. आई ट्रैवल्ड नियरली 3/4 ऑफ द वर्ल्ड. 20 साल उसमें गुजारे. लेकिन वो ये होता है कि एक प्रोफेशन में 15 साल निकाल दिया, फिर उसके बाद हम क्या करें, सब कुछ कर लिया. तो मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी कि आपने जिस तरह से पैशन और प्रोफेशन को बैलेंस करके जिस तरह से डिफाइन किया है, आज तक हमारे शो पर ये किसी ने नहीं किया. बिकॉज इट हैपेंस बहुत बार कि व्हेन वी आर लिविंग फॉर आवर पैशन, आफ्टर ऑल हमें अपने सर्वाइवल का सोचना ही होता है. तो आपने जैसे बचपन की बात की कि आपके माँ ने कहा तो आपने प्ले स्टार्ट किया, तो उनका सपोर्ट बाद में आपके इस पैशन के लिए कैसा रहा? मीन्स बहुत, आई थिंक सो, जब आपका टाइम था तो ऐसा होता होगा कि नहीं, ये एक्टिंग वगैरह किसी काम की नहीं है, ऐसा भी एटीट्यूड होता था बहुत सारे पेरेंट्स का. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. ज्यादातर होता है ये लड़कियों की तरफ
क्योंकि माँ बाप को थोड़ी सी ये होती है, डर होती है कि इस इंडस्ट्री में आपको जाना नहीं चाहिए। अब मैं तो लड़का था और कॉलेज तक जो करना था हमने थिएटर में कर लिया। उसके बाद भी जब काम करना शुरू किया तब भी मैंने एक दो प्लेस किए थे। तो किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई एक्टिंग में मत जाओ। इनफैक्ट एक्टिंग में अगर जाना भी चाहते थे तो इट वुड बी हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस वक्त मतलब 4-5 हीरोज थे। धर्मेंद्र साहब थे, राजेश खन्ना साहब थे। जी जी इनके सामने जाकर खड़े रहना या तो इंडस्ट्री में घुसना बहुत ही मतलब बड़ा सपना था। आज ये सपना आप थोड़ा सा पूरा कर भी सकते हो। ऑडिशन के लिए जाओ, ये करो, ऐड करो, वेब सीरीज करो, टीवी करो। उस टाइम पे कुछ नहीं था। इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू एंटर द ट्रेड। तो हमने सोचा भी नहीं कि चलिए हम जाकर कुछ हीरो बनने की कोशिश करेंगे। हमने सीधा काम शुरू कर दिया और 1977 से लेकर 1978 तक मैंने ट्रैवल की। लेकिन 1995 में जब फिर से वो जुनून अंदर से बाहर निकलना चाहता था कि भाई चलो कुछ करे, तो मैंने मॉडलिंग शुरू की। ओके और जब 1996 में ऑलरेडी मैं कुछ एड्स कर चुका था। फिर किसी ने बोला कि टीवी की सीरीज है, वो कर लो। वो कर लिया। जो सहारा चैनल शुरू होने वाला था 1998 में, तो उसके लिए एक सीरीज की थी एज अच्छा अ स्टार्ट ऑफ द सहारा चैनल के प्रोग्राम्स। वो करने के बाद फिर समझ में आया कि अब ये साइकिल शुरू हो चुकी है। या तो मैं अब ये करूं या तो मैं अपना ट्रैवल प्रोफेशन कंटिन्यू करूं। लेकिन यहाँ जुनून का हक होता है कि नहीं भाई, आप जुनून को फॉलो करो। तो ट्रैवल प्रोफेशन मैंने 98 में छोड़ दे और इसमें मैं घुस गया। और तब से लेकर आज तक जो भी किया, ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत बाकी है। ऐसा नहीं है कि मैं आ चुका हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और 10 साल भी गुजर जाएंगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि और भी बहुत सारा करना है, बहुत सारे रोल्स करने हैं। तो वो ये जुनून चलता रहे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हर कोई जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जब आते हैं हम एक्टिंग इंडस्ट्री में, तो हम किसी ना किसी को एक अपना आइडल समझते हैं कि हाँ मुझे ऐसा बनना है। ऐसा कुछ आपने सोचा था? 100%। हमारे भी हीरोज थे। जी जैसे धर्मेंद्र साहब तो थे ही। राजेश खन्ना आइडल नहीं था, लेकिन वो था सुपरस्टार। लेकिन अगर किसी ने मुझे चॉइस दी कि आपको धर्मेंद्र बनना है कि राजेश खन्ना बनना है, तो मैं धर्मेंद्र की साइड पे जाता। और फिर ऋषि कपूर जी थे, बहुत ही सुंदर एक्टर। जी तो हाँ, आइडल्स बने। उसके बाद बच्चन साहब तो है ही। और मैं एक्चुअली ना ही इस प्रोफेशन में आर्टिस्ट हूँ, मैं स्केच आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैंने बहुत सारे स्केचेस भी बनाए और प्रेजेंट भी किए। बच्चन साहब को भी दिया है, उनके पास भी मेरा एक स्केच पड़ा है। सो हाँ, आइडल्स तो होगा ही। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे उनकी स्टाइल कॉपी करनी है या उनकी तरह बनना है। नहीं, मैं वो बन भी नहीं सकूंगा। वो एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ, जितनी कोशिश कर सकता हूँ, वो मैं करूँ। लेकिन मेरे आइडल्स है, वो रहेंगे। सर आपने फिर यहाँ पर आकर आप जब मुंबई आए तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बिकॉज मुंबई आना तो बहुत आसान है, यहाँ सरवाइव मैं करना और बॉम्बे का आगे। ही हूँ। सॉरी, मैं अच्छा आप, बॉम्बे का ही हूँ। ओ ओके, यू आर फ्रॉम हाँ मुंबई हाँ, ओनली। या तो आप, आई वाज बॉर्न इन बांद्रा। ओके बांद्रा में मेरा स्कूलिंग हुआ, कॉलेज हुआ। और बांद्रा जगह ऐसी थी कि बहुत क्रिएटिविटी बहुत थी उसमें, बांद्रा में। थिएटर था, प्लेस थे। जूहू पृथ्वी आना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसा लग रहा था कि हम पिकनिक पे आते थे यहाँ। जी आज जी अलग आज अलग बात है।
लेकिन बांद्रा और खार ये था कि वो एंड ऑफ बॉम्बे था उस टाइम, बचपन की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं हूँ मुंबई का, सो मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई है। कहीं मैं कहीं से आया नहीं, बॉम्बे का ही हूँ तो अभी यार मुंबई का मीन्स तो अभी सर भी। देन सर ये तो जैसे होता है ना मुंबई में रहकर तो ये सितारों को देखना, उनको जैसे आपने कहा कि जू बीच जाना मतलब हमारे लिए पिकनिक होता था कि हाँ पिकनिक पर जाना है। पृथ्वी थिएटर तो ऑब्वियसली जब भी वहाँ जाते थे तो किसी ना किसी कपूर सर से हम लोग की मुलाकात हो जाती थी। तो सर आपने जब थिएटर्स वगैरह स्टार्ट किया, जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की, तो आप फर्स्ट टाइम वाला एकदम खास होता है, तो फर्स्ट ब्रेक का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा ब्रेक था एक्चुअली मॉडलिंग से। जी। सो मैंने बहुत सारे एड्स किए जो सिर्फ बांग्लादेश और सिर्फ श्रीलंका के लिए पब्लिसाइज थी, इंडिया के लिए नहीं थी। वो वो मेरी मेरी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखने वाला इंडिया में तो कोई है नहीं। शुरुआत की मैंने, मेरा एक फर्स्ट गुड एड जो मुकुल आनंद जी के साथ किया था, मैड एंटरटेनमेंट। एड का ब्रांड का नाम था न्यूपोर्ट जीन्स। और बहुत सारा, मुकुल आनंद जी वाज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, ही हैज इवन डायरेक्टेड बच्चन साहब इन सो मेनी मूवीज। बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थे। तो उनकी ऑफिस में, उनकी स्टूडियो में कुछ ऑडिशंस चल रहे थे और किसी ने मुझे भेज दिया वहां। पता चला कि ये एक आर्मी बेस्ड एड है और उसमें एक सार्जेंट की जरूरत है और एक हीरो की जरूरत है। तो पता नहीं, वहां बहुत ही बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग थे। तो मैं उनको देखकर बोला कि मैं इसमें क्या करूंगा। बोले आप अपना काम करके जाइए यहाँ से। तो मैंने अपना ऑडिशन देकर मैं वहां से चला गया। अ, एक महीना गुजर गया, फिर बोला कि हमने ऑलरेडी 2,500 लोगों को टेस्ट किया है आपके रोल के लिए, ओके। और आखिर में डिसीजन लिया है कि सार्जन का रोल आप करोगे, अभी तक हमको हीरो मिला नहीं। और एक महीना गुजर गया, हीरो हीरो सोच, फिर कोई मिल गया इनको, तब ये एड बनी। और इट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस, क्योंकि मुकुल जी के साथ फर्स्ट एड करना वाज अ वेरी फैबुलस एक्सपीरियंस। तो वहां से शुरुआत की, फिर सीरियल्स की शुरुआत की। तो सीरियल में मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं बम्बई का हूँ, तो मेरी हिंदी बम्बईया थी। तो तो वो मुझे सुधारना था। तो उसमें इन लोगों ने काफी मदद की। ओके। और मैं 97 में मैंने ये तय कर लिया कि आज के बाद मैं ये मुंबईया हिंदी बोलना बंद कर दूंगा, और अच्छा। जिस तरह से बात करनी है उस तरह से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं उसके अंदर मर जाऊं। फिर उसके बाद तो बहुत सारे सीरियल्स की, महाभारत भी किया, रामायण भी किया, जिसमें आप जानते हो कि वो भाषा काफी कठिन है, क्योंकि वो जी। संस्कृत बेस्ड है। हाँ, जी। बट वो आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि भाई करना है तो करना है। एंड 2012 तिवारी का जो महाभारत था, उसमें मैंने रोल किया था जी। गांधारी का फादर। तो एक्सपीरियंसेस बहुत ही, मतलब, अच्छी रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि वेरेवर व्हाटएवर स्पेस आई एम इन राइट नाउ, आई एम हैप्पी। अगर मैं, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मेरा जुनून कंप्लीट हुआ है, नहीं। अभी तक तो ऐसा लगता है कि मैंने अभी शुरुआत की। तो आई विल कैरी ऑन as much as I can, as far as I can. ट्रू सर, और होता है ना कि पैशन के लिए कभी भी तृप्ति नहीं होती है, कुछ ना कुछ हमें चाहिए, वी वांट मोर एंड मोर। सर Yes. आपसे मैं जरूर ये पूछूंगी कि जैसे लॉकडाउन पीरियड आपका कैसे गया? मींस आपने कुछ, कहते हैं ना कुछ ना कुछ, हर किसी ने कुछ ना कुछ क्रिएटिव किया है लॉकडाउन में अपने लिए सोचना एंड ऑल, तो आपने क्या किया सर? मेरा जो आर्ट है, जो स्केचिंग है, जी। जी। वो मैं
6 साल का था तब से मैंने शुरू किया था, मैं आज तक करता रहता हूँ। तो अगर मुझे मेरा टाइम पास करना है, जी, मैं 365 दिन में 365 स्केचेस बनाकर बैठ जाऊँ, क्या बात टाइम है। तो पास हो ही जाएगा। लेकिन लेकिन काम भी तो करना है। तो जी, एक मैंने दो एड्स कर ली। ओके, हाँ, आई डिड 2 एड्स एंड जब सीरीज और मूवी शुरू होने वाला था, शुरू हो गया और फिर से पैंडेमिक का वेव आ गया और फिर से लॉकडाउन हो गया। तो अब उसे लेकर अब जुलाई में, अभी अगस्त में शुरू होने वाला है, होप सो। एंड क्योंकि बहुत सारा शूटिंग शुरू हो चुका है, टीवी नेवर स्टॉप्स, टीवी को रोकना बहुत मुश्किल है। जी, जी, लेकिन वेब सीरीज और मूवीज को तो आप मतलब बाजू में रखकर बोल सकते हो कि भाई जुलाई में नहीं होने वाला है, ये अगस्त में होगा। जी, जी, वो टीवी पे आप कर नहीं सकते। हम्म, तो जी, ठीक है, अभी जो है सो है, उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ। सर आपने थिएटर्स भी किए टाइम हैं। पास टाइम पासिंग करना है तो बहुत सारी चीजें, क्रिएटिविटी। लोग क्या करते हैं कि अंदर झांक कर देखते नहीं कि राइट, तुम्हें पसंद किया है। क्या है। वो ये सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, अब मेरे को पैसे कमाना है, मेरे को खाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। जुनून के बारे में सोचते नहीं है कि अंदर से मुझे क्या चाहिए। जैसे मुझे याद है स्कूल में, सॉरी मैंने आपका इंटरप्ट किया, नहीं नहीं सर। स्कूल में, हाँ स्कूल में एक टेस्ट होता था। 1 साल में कोई आता था स्कूल में और बोलता था कि भाई इस टेस्ट का रिजल्ट से हमको पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या है और आपको क्या करना चाहिए जिंदगी में। तो मेरा रिजल्ट निकला था कॉमर्स, अच्छा, और मैंने उसको देखकर बोला कि अच्छा, ये आपका रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट नहीं है। मुझे कॉमर्स से कोई मतलब नहीं है, कोई जुनून नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये आपका रिजल्ट है, आप अपने लिए रखो, मुझे जो करना है मैं करता रहूं। तो ये जो बात है, जो अंदर की जो बात है, जो मुझे करना है, जो मुझे पसंद है, जी, वो लोग ज्यादातर कर नहीं पाते। अंदर जाकर देखते ही नहीं कि उसको क्या चाहिए। दैट इज वन थिंग दैट पीपल शुड स्टार्ट डूइंग। तो ही पता चलेगा कि किस चीज से आपको प्यार है। जैसे बच्चे हैं ना, हमारे जो स्कूल के जो दोस्त बहुत है, पता चला कि माँ बाप डॉक्टर थे, ये भी डॉक्टर बन गया, ये प्रोफेसर था, ये भी हिस्ट्री में चला गया। मतलब फिर जब वो 40 साल का होता है तो उसको पता लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस। मुझे थोड़ा सा भी शौक नहीं है, लेकिन मैं 40 साल का हो चुका हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने रिस्क लिया एट द एज ऑफ 40। लोग अगर रिस्क लेंगे तो शायद कुछ होगा, बट उनको डर भी है कि भाई मैं ये सब छोड़कर मैं और कुछ नया शुरू कर दूं तो उसमें कामयाब होगा या नहीं होगा। तो ये सब सारी विचारे बहुत होते हैं लोगों के। तो ये जो अभी आपने सॉरी, एग्जाम, आप कुछ पूछना चाहती थी? सर ये जो मैं आपने एग्जांपल दिया ना अभी, वो पूरी तरह से मुझ पर अप्लाई होता है, बिकॉज आई वाज टीचर बाय प्रोफेशन। मतलब बचपन से माय मॉम इज अ टीचर, शी वाज अ प्रिंसिपल नाउ। करेक्ट, उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की, तो आई नेवर रियलाइज कि माय पैशन वाज होस्टिंग एंड एक्टिंग। पेंडेमिक में माय हस्बैंड given me inspiration कि ट्राई करो, तुम्हें अच्छा लगता है, एंड आई स्टार्टेड। नाउ आई एम थिंकिंग आई एम करेक्ट, 40 नाउ कि मैंने बहुत सारा टाइम निकाल दिया ये सोचने में कि और आई एम लविंग इट, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। तो ये वेरी गुड। एग्जांपल पूरी तरह से मुझ पर सूट कर तभी मैं सुन रही थी कि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मैं कामयाब हो पाऊंगी कि नहीं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, वर्किंग हार्ड फॉर इट। तो इट्स ट्रू कि हम बहुत बार सोचते ही नहीं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, वी जस्ट फॉलो जो बोलते जाते हैं। और स्पेशली आजकल का जो जनरेशन है, जी, उनको इतना सा भी आइडिया नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं जिंदगी में। हर 6 महीने वो बदलते रहते हैं। अच्छा आज हम ये करेंगे, अच्छा कल हम ये करेंगे, ये अच्छा नहीं है। हम किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। एटलीस्ट हमारे टाइम में हम बोलते थे कि भाई हमको आर्ट्स करना है, या हमको कॉमर्स करना है, हमको साइंस करना है, और इसके बाद हम
इस कंपनी में घुस जाएंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे। वो जी जी हाँ, एक आइडिया आजकल किसी को। और ये जो हमारा प्रोफेशन है वो इतना फैल गया है कि हर इंसान समझता है कि वो कामयाब हो सकता है, और फिर बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स बीच में आ जाता है कि मैं नहीं कर पाया, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो लोग सोचते नहीं है, ये समझते हैं कि भाई वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप को देखो, पूछो अपने आप को कि आप कर पाओगे, कब तक आप सहन करोगे। तुम दिल्ली से आते हो, तुम छोटे छोटे गांव से आते हो, वहां अनाउंस करके आते हो कि मैं तो जा रहा हूँ धर्मेंद्र बनने, और फिर डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। 6 महीने के लिए कुछ काम नहीं मिलता, 1 साल के लिए काम नहीं मिलता है, फिर वो बेचारा वापस जा नहीं सकता। कौन से मुंह के साथ मैं जाऊं वापस, फिर यहीं वो बेचारा बैठ जाता है। तो लोग इतने, मतलब ये फैल गया है कि करोड़ों लोग इसमें आ चुके हैं। उसका मतलब कंपटीशन भी बढ़ गया। अब मेरे मेरे उम्र में इतना कंपटीशन तो है नहीं जितना एक 18 से लेकर 25 या 26 साल तक का बच्चा है। बहुत सारा कंपटीशन, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। जी बट ठीक है कि टीवी खुल गया, वेब सीरीज खुल गया, लेकिन कर करके 500 में से 10 या 20 को भी कामयाबी नहीं मिली, राइट बाकी के बिखर जाते हैं। तो पीपल को, लोगों को सोचना चाहिए, हम जाए तो हम कुछ करें, नहीं कर सके तो हम निकल जाए और हमारी जिंदगी गुजरते रहे। जी जी दैट जिस इज तरह आपने जितने ऑप्शंस हो गए हैं उतना ही कंफ्यूजन और कंपटीशन हो गया है एक्चुअली में। बहुत बहुत बहुत, बहुत। तो सर मैं आपसे लेकिन यही आपने जो कहा आपके बारे में, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, डोंट गिव अप। आपको 1 या 1.5 साल हो गए, मुझे तो 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। सो यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड कंटिन्यू। और जिस तरह से जिस रास्ते पर आप जा रही हो, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, प्लेजेंट। पीपल आर सॉर्ट ऑफ, मतलब गिविंग यू रिस्पॉन्स कि हाँ चलो करेंगे। जी जी मुझे आपके साथ तो कोई पहचान थी नहीं, आपने फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो भी आपने शुरू की कॉन्वर्जेशन। जी जी और कभी कभी ये होता है कि न जानते हुए भी एक इंसान की अपील आ जाती है, कनेक्शन बन so जाता that way you have the ability to get through to people, so please continue to do this. थैंक यू सो मच सर। एंड सच्ची मैं कहूंगी कि मैंने माय हस्बैंड हैज आल्सो स्पेंट 30 इयर्स इन इंडस्ट्री। तो जब वो, मैं टीचर थी और वो एक्टर थे, तो कभी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो आई यूज्ड टू से कि छोड़ दो ये इंडस्ट्री एंड ऑल। व्हेन नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग, तो आई अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली। Correct, correct, correct. सर मैं आपसे जरूर ये पूछूंगी कि जैसे आपने थिएटर्स किए हैं, टीवी सीरियल किए, फिल्म्स किए हैं, और अब वेब सीरीज भी, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द स्कोप, क्या फर्क हो जाता है टीवी का, थिएटर करना, फिल्म करना, फिर अब वेब सीरीज करना? हर मीडिया जो है वो अलग है, जी कंप्लीटली अलग है। मतलब उसका वर्किंग स्टाइल जो है वो अलग है, हम्म, उनकी जो पेमेंट स्टाइल है वो अलग है, उनका जो व्यूअरशिप ऑडियंस है वो अलग है। मतलब टीवी में ज्यादातर लोग याद रखते हैं क्योंकि रोज ये लोग टीवी देखते रहते, रोज वही सीरियल देखते रहते, तो वही चेहरा उनके सामने आता रहता है। तो अगर उस इंसान ने 1 साल काम ना भी किया और बाहर रास्ते पर किसी ने उसको देख लिया तो वो रिकॉग्निशन हो ही जाता है। मूवीज में क्या होता है कि वो आ गया, 10 मिनट का रोल था, 15 मिनट का रोल था, आया चला गया। हीरो सबको याद रहता है, हीरोइन सबको याद रहती है, लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर एक्टर्स उतना याददाश्त नहीं होता है लोगों का। वेब सीरीज अब जो शुरू हुई है वो भी टीवी की तरह ही हो चुकी है।
7 एपिसोड, 10 एपिसोड, तो हाँ उसमें भी बहुत रिकग्निशन है। और एड्स एड्स का एक अलग ही फंड है, क्योंकि जो डिसाइड करने वाला है कोई अलग है, आपका ऑडिशन लेने वाला कोई अलग है, हाँ ना बोलने वाला कोई अलग है, क्योंकि इसमें आपका कास्टिंग इन्वॉल्व है, फिर प्रोड्यूसर इन्वॉल्व है, फिर एड एजेंसी इन्वॉल्व है, और फिर क्लाइंट भी इन्वॉल्व। मतलब क्लाइंट के हाथों से जो पैसे निकलते हैं एड्स के लिए, ही ऑल्सो हैज अ चॉइस टू से कि मुझे ये आदमी चाहिए या नहीं चाहिए मेरे एड के। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी इन्फ्लुएंस करती है कि नहीं नहीं ये अच्छा है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो बहुत बहुत सारी मतलब बहुत सारा पॉलिटिक्स भी है इसमें। यू हैव टू ट्राई एंड ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। हम हमको अगर कुछ मिलता नहीं तो हम बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, तो वो जो एड कर रहा था वो तो कम्प्लीटली अनफिट था वो एड की। ऐसा सोच सोचकर हम बहुत नेगेटिव हो जाते नेगेटिव हो जाता है। हैं। सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है, कल एक और दिन है, मिल जाएगा। तो होप्स रख के, आशा रख के हमको चलना चाहिए। सर, और ये बहुत बार ऐसे होता है, जैसे आज की जनरेशन में इतना ज्यादा पेशेंस भी नहीं है, नहीं, ये बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस बहुत है। करेक्ट। सर हम आप हम हमारे कोश, हम कोशिश करते हैं इनको बताने की, मतलब कि देखो धीरज रखो, ये नहीं है कि तुम सुंदर हो या यू आर अ गुड लुकिंग बॉय तो तुम एक्टर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। जी जी एक अंदर का जो एक जो स्किल होता है, आर्ट होता है, वो भी तो दिखना चाहिए ना ऑडियंस, प्रोड्यूसर को दिखना चाहिए, डायरेक्टर को दिखना चाहिए। ये नहीं है कि आप जिम चले गए, बॉडी बनाया और आ गया और बोला कि मैं हीरो बनना है, ऐसा नहीं होता। सर, आप हमारा जो एपिसोड है, ये जो हमारे शोज हैं, बहुत सारे इंस्पायरिंग एक्टर एक्ट्रेस देखते रहते हैं, मीन जो अपकमिंग आने वाले हैं, बिकॉज हमारे पेज पर अगर आप देखेंगे तो बहुत एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं। तो आप कुछ आर्ट टिप देना चाहेंगे, मतलब इन लोगों को अगर आप कुछ बोलना चाहें कि किस तरह से एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि द वर्ड एक्टिंग, हम्म, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। जी लोग समझते हैं कि अ, ये एक्टिंग वर्ड जो है उसको लेकर वो उसका एक्सप्लेनेशन एक्टिंग हो जाता है। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये है कि आप अंजलि अरोरा है, आपको कल मिसेस और कुछ बनना है, और आपका कैरेक्टर नेगेटिव है, ओके। तो उसका मतलब ये है कि आप अंजलि अरोरा को भूल जाओगे, उसका अच्छापन, बड़प्पन जो भी है वो सब बाजू में रखकर आप एक जालिम इंसान बन जाओगी। अगर नहीं बन पाती तो फिर आप उस कैरेक्टर के अंदर घुस नहीं पाओगे। आपको एक एक से निकलकर दूसरे के गिरेबान में आपको घुसना है, एंड यू हैव टू थिंक लाइक दैट। सो इफ यू कांट डू दैट, एंड वो चेहरे से पता चल जाता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना कभी कभी देख करके, अरे यार इसको तो एक्टिंग नहीं आती। इसका मतलब यही है कि वो जो कैरेक्टर बनना है वो बन नहीं पाती। नहीं पा हाँ, रहा। तो वो चेहरे पे दिखता है। क्या सो बात एक्टिंग का कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन जो है वो निकालना चाहिए लोगों से, कि सिंपल सी बात है कि आप ये है और आपको इसमें से निकलकर इस कैरेक्टर में घुसना है, और 100% कमिटमेंट के साथ आपको घुसना है। जी भूल जाओ कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब बाजू में रखो। क्या तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको ये सोच कर चलना है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी सीन्स में बहुत सारा बोलना होता है, जी तो जो डायलॉग्स जो होता है, लोग ऐसे समझते हैं कि ये डायलॉग है। हम्म, ये डायलॉग नहीं है, ये
वो है जो आप नॉर्मल लाइफ में अगर किसी को बताना है या बोलना है, आप वो कोशिश करो। हर सेंटेंस का एक स्ट्रेस लेवल होता है। जैसे एक सेंटेंस में आप बोलना चाहते हो कि अ, मैं आपको कल मिलना चाहता हूँ। अब इसमें 3-4 तरीका हो जाता है। एक तरीका है कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, दूसरा है कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, तीसरा है कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तीनों के जो मीनिंग्स है वो अलग हो जाते हैं। तो किस पर क्या स्ट्रेस देना है, किससे तुम क्या बोल रहे हो, ये सब सोच समझ कर करना चाहिए। लोग समझते हैं कि हाँ डायलॉग है, हम तो डायलॉग बोल के हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी नॉर्मल। जितना नॉर्मल बनोगे उतना अच्छा लगेगा स्क्रीन पे। ये जो डायलॉग बोलने का जो स्टाइल होता है, ये आप जहां से भी आए हो वहां रख कर आ जाओ। ये बॉम्बे है, ये प्रोफेशन है। सीखना चाहिए कि सामने वाले को क्या चाहिए, किस तरह का काम चाहिए। ऑल दिस हैज टू बी इन यू बिफोर यू फेस दैट कैमरा। कैमरा फेस करने के बाद ये सब पता चलता है लोगों को कि अरे हमने ये क्या कर दिया। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी करना है तो आप खुद भी डायलॉग लिखकर आप प्रैक्टिस करो। सामने वाले का डायलॉग जो होता है उसको अच्छी तरह से समझो कि वो क्या बोल रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि वो समझते नहीं है। हमारा जो डायलॉग है वो हम याद करने की कोशिश करते हैं, और सामने का जो आदमी बोलता है उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन हमें देना है वो तो हम दे नहीं पाते, क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन हमारे डायलॉग पे है। तो बहुत सारा कोऑर्डिनेशन चाहिए उस टाइम पे। मीन्स आपके कहने का मतलब है कि जैसे जिसका हम कैरेक्टर कर रहे हैं वैसा फील करके डायलॉग हमें याद नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। अपने आप निकलना चाहिए। प्रैक्टिस करना है करो, रिहर्स करना है करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको रोक भी नहीं सकता वो करने से। और जितना करोगे उतना आपको खुद भी समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। आपको खुद भी अंदर से वो महसूस होगा कि नहीं, हमको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए, ये नॉर्मल लगेगा, ये बहुत ही इमोटेड जैसा लग रहा है। तो बट यू हैव टू गेट इनटू दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी आपने ये टिप दी है एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी, बिकॉज ये चीज हम बहुत बार भूल जाते हैं। हमें अगर डायलॉग, हम डायलॉग का साइज देखते हैं कि ये इतना बड़ा डायलॉग है, कैसे याद करेंगे, ये सब कंफ्यूजन हो जाता है ऑडिशंस के टाइम पर। करेक्ट करेक्ट। देखो कभी कभी हमने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस फेस किए कि स्पेशली टीवी में एक सीरियल बनाने का एक नॉर्मल स्टाइल होता है। वो स्टाइल ये है कि 4 पेज का सीन है तो पूरा 4 पेज का एक मास्टर शॉट कर दो पहले, सबको जो बोलना है बोल दो, उसके बाद हम कट करके ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। वो मास्टर में अगर 4 पेज का हो तो सबको, जो भी इन्वॉल्व है उसमें, सबको वो डायलॉग याद रखना। उसके बाद जब डायरेक्टर कट बोलेगा और छोटे छोटे कट्स में ले लेंगे, वहां आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन मास्टर शॉट में आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो कभी कभी ये होता है कि बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स आ जाते हैं, और ये डायलॉग याद करने का भी जो तरीका होता है, मैं जो करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ, बाकी के लिए मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मैं एक कहानी बनाता हूँ पहले, कि मैं यहाँ गया, उसके बाद मुझे ये मिला, उसके बाद उसने मुझे ये कहा, फिर मैंने ये कहा। ये इस तरह से मैं एक कनेक्शन करता हूँ ताकि मुझे हर सेंटेंस याद रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक स्टोरी बना देता हूँ उसका। तो मुझे आसान हो जाता है कि चलो इस तरह से मैं याद हूँ। कुछ लोग होते हैं उनका तरीका अलग होता है, फॉर्मूला अलग होता है। ये मेरा फॉर्मूला है। अगर कोई फॉलो करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है कि इट माइट वर्क, कर लो। और ये भी हो कि डायलॉग्स में जिस तरह से लिखा हुआ है
वो राइटर ने जो लिखा है वो उसके दिमाग में जो था उसने लिख दिया। आपको उसको थोड़ा सा बदल के आपके स्टाइल में बोलना है जो आपको कंफर्टेबल लगता है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सीन, वो भी Right. आप कर सकते। एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही कठिन जैसा कोई डायरेक्टर हो बोलेगा नहीं नहीं, आपको कोई चेंज करने का हक नहीं है, आपको जैसे लिखा है वैसे ही बोलना है, फिर बोलना पड़ेगा। वरना 95% ऑफ द पीपल आई हैव वर्कड विद बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, और विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इफ यू कैन कम अप समथिंग विद समथिंग नेचुरली, तो दे आर मोर देन हैप्पी कि आपने अच्छी तरह से बोल दिया। सर मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि आपका कोई एक बेस्ट रोल जो आपको लगता है कि हाँ ये करके मुझे बहुत मजा आया, ऐसा कोई रोल है? ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं, उसको समझो 10 रोल्स है और 10 में से एक चुनना मुश्किल हो जाता है। मुझे एक्चुअली रामायण और महाभारत सबसे कठिन लगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो करने में एक्चुअली ज्यादा मजा आया, क्योंकि जो चैलेंजिंग होता है उसका मजा अलग मजा आया। होता है। और जो समझो वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल, ठीक है, आई एम एटलीस्ट वेरी पॉजिटिव, और अगर मुझे कोई कहे कि भाई एकदम नेगेटिव रोल करना है, वो भी चैलेंजिंग हो जाता है। फिर बोलो कि तुम खूनी हो, बहुत ही घिरे हुए इंसान, अब इस माइंडसेट से निकलकर उस माइंडसेट में जाना, Right. वो एक चैलेंज, तो उसका जो मजा है वो अलग ही है। और एक रोल जो मैंने किया था जो एक्चुअली एक्टिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है फिर भी नहीं है, और वो था चक दे इंडिया। उसमें जब हमारी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो वो जो 1 घंटे की जो कमेंट्री है वो मैंने की थी। तो वो कमेंट्री थी, वो कमेंट्री एक अलग ही चीज होता है। डायलॉग्स तो मतलब लिखे हुए हैं, लेकिन कमेंट्री के फैशन में बोलना ये कमेंटेटर का काम है, ये एक एक्टर का काम नहीं है। तो वो भी एक काफी मुश्किल चीज थी, लेकिन करने में मजा आ गया। इट वाज वेरी डिफरेंट। एक्चुअली हम लोग अभी 2 दिन पहले ही वो मूवी देख रहे थे, बिकॉज आई एम जस्ट शाहरुख खान फैन हूँ मैं स्कूल टाइम से, तो हमारे घर पे चलती रहती है उनकी मूवीज। तो हमने स्पेशली उस दिन चक दे इंडिया मैंने लगाई थी, और मेरे आई एम हैविंग 3 डॉटर्स, उनको मैंने दिखाया था ओके, कि ये सर हमारे शो पर आने वाले हैं। तो या दैट वो कमेंट्री जब हम करते हैं उसका टोन एकदम ही अलग हो जाता है, और जब हम डायलॉग बोलते हैं तो एकदम अलग हो जाता है। एकदम अलग होता है, एकदम अलग होता है। कमेंट्री बहुत है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तब डायरेक्टर ने कहा कि रियो आई वांट 50% फास्टर। ओके। तो एक तो याद भी रखना पड़ता है कि क्या बोलना है, और फिर उस स्पीड में जो बोलना है, तो थोड़ा सा था, लेकिन वो लूप में हम जब आ गए, फिर वो 12 घंटे के अंदर 25 पेज की कमेंट्री मैंने खत्म। इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट वेरी एंजॉयबल। सर बहुत ही मजा आया आपसे बातें करके, और आपने बहुत ही अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे शो के बारे में? आपके शो के बारे में तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक आई यू सो होप मच। कि आप यहाँ से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें, अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। मैं आपसे जरूर पूछूंगी हाउ यू आर फीलिंग ऑन आवर शो, आपको हमारा शो कैसा लगा? द शो इज नाइस। आप जिस तरह से सवाल पूछती हो कि स्पेशली पैशन के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही पैशनेट इंडस्ट्री है। जी मैं एक सजेशन दूंगा जी जी। कि अगर सिर्फ पैशन के सिवाय अगर आप
और कुछ भी चीजें जानना चाहती हो रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, तो यू आर वेलकम टू आस्क। अगर किसी को मतलब पर्सनल क्वेश्चंस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनली इफ यू वांट टू कैरी ऑन एंड आस्क मोर क्वेश्चंस, you will get more feedback, and so the people watching the show will also get a bigger feedback. सर अगर आप और कुछ शेयर करना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी सर। जितना एक्चुअली बोलना था वो तो बोल दिया। आई विल कंटिन्यू सेइंग द सेम थिंग कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू बी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, तो फॉलो इट, डोंट गिव अप, कंटिन्यू, पुट इन सम हार्ड वर्क। आजकल के लोगों को मतलब सब आराम से चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज हो गई है कि फोन ऑन किया कि पूरी दुनिया तुमको दिख जाती है। ये हार्ड वर्क, ये बाहर जाकर स्पोर्ट्स खेलना, इंडोर स्पोर्ट्स खेलना, आर्ट स्कूल में जाना, ये सब बाजू में रख चुके हैं। सो दिस शुड नॉट स्टॉप, लाइफ शुड नॉट स्टॉप। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, वो 4 साल का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल है और वो यूट्यूब पे जाकर चीजें देखते हैं, उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। सो दैट इज वेरी डिस्ट्रेसिंग। मतलब कि हम स्कूल में क्या क्या नहीं किया, हमने गाना गाया, हम थिएटर किया, हमने स्पोर्ट्स खेले बाहर, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स। इसी से लोगों का जो दिमाग है वो मतलब बढ़ता है, यू गेट मोर एंड मोर एक्सपीरियंस। और आजकल की जो डिजीजेस है, जो स्पेशली विटामिन डी, लैकिंग इन विटामिन डी, इज बिकॉज लोग बाहर जाते नहीं है, धूप की जरूरत होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल स्टार्ट लिविंग देयर लाइफ, नॉट जस्ट सिटिंग एंड living in this technological world. Right. That is very important. Right. Even if you'll see the kids, मतलब हम लोग पहले जब हम छोटे थे तो हम लूडो, ये सब snakes and ladders खेलते थे literally. Now they are having those Correct. Games also on mobile. They are not interested. बोलते हैं गीटी कौन संभालेगा, this and that they say. Correct. So much correct. So even if when it comes to books, I still like to read my proper book. मैं newspaper रोज पढ़ता हूँ, एंड आई लुक एट इट फिजिकली। मैं अपना मोबाइल पे जाकर ई रीडर में नहीं जाता हूँ, इसमें कोई मजा नहीं है। सो ये सब करना जरूरी है। सर मैं आपको जरूर कहूंगी कि ये जो आपने मुझे आज सजेशन दिया है उसको जरूर मैं अप्लाई करूंगी। एंड यू आर राइट, मे बी समवेयर आई विल गेट द नेगेटिव फीडबैक, बट आई एम देयर फॉर द ऑडियंस टू गेट देम द गिव देम द बेस्ट एक्चुअली। करेक्ट, correct, you do that. Agar if you get 50% success also, good enough. Thank you so much sir for this, and मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत इंस्पिरेशनल लगा। many things I learned, आपको भी नहीं पता चली होगी जो मैंने बातें सीख ली है एक्चुअली में। No, I'm happy that I was able to come up with things, come up with feedback which will be helpful to somebody. Maybe you, maybe to audience or whoever it is. And I wish you the best for everything. It was fun doing this show. We can always do one more show next year again. Yeah, sure. Surely, sir. You never know, some new things might come up. Thank you so much. दिल से आपको धन्यवाद। My pleasure, and take care. Thank you so much. Okay, bye bye.